हाँ, तो भाई पहली बात तो जो मेडिकल नॉन मेडिकल के सॉरी क्या बोल रहा हूँ? शिखर 4 में जो मेडिकल वाले बच्चे हैं या गुरुकुल के मेडिकल वाले बच्चे हैं या मेनन के मेडिकल वाले बच्चे हैं, जो भी मेडिकल के बच्चे हो, तुम्हारा बेसिक मैथ्स का टेस्ट नहीं है इस बार। तुम्हारा बायो की क्लासेस लग रही है ना मेनन वालों तुम्हारी? मेनन वाले सिर्फ जवाब देंगे। मेनन मेडिकल की बायो की क्लास चल रही है या नहीं चल रही है अभी? चल रही है, ठीक है। तो तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट नहीं होगा, तुम्हारा सिर्फ बायो का टेस्ट होगा। और ऑब्वियसली जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हो, तुम्हारा नॉन मेडिकल का उसमें मैथ्स तो टेस्ट होगा ही होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मेडिकल वाले बच्चे जो हैं उनका भले ही मैथ्स का टेस्ट नहीं होगा, लेकिन एक दो दिन के बाद जैसे संडे को टेस्ट हुआ, मंडे को या ट्यूसडे को मैं ग्रुप में नॉन मेडिकल वाला टेस्ट डलवा दूंगा या डाल दूंगा, वो पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा। वो बेसिक मैथ्स वाला टेस्ट ट्राई जरूर कर लेना, क्योंकि ठीक है तुम्हारा टेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन वो तुम्हारे आगे काम तो आने ही वाले। तो उसी बहाने तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि कितना हमें आता है, कितना कमी है हमारी। ठीक है। मेडिकल का जो फॉर्मेट है वो मेरे हिसाब से 45 क्वेश्चंस का है, वो अपनी बायो वाले से एक बार पता कर लेना, या केमिस्ट्री फिजिक्स में। मेरे हिसाब से 45 क्वेश्चंस होंगे हर सब्जेक्ट में, बाकी कुछ ऊपर नीचे होगा तो बता देंगे तुम्हें। नॉन मेड का मैं बता देता हूँ, नॉन मेड वाले जो बच्चे हैं उनका 75 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, जिसमें से 25 मैथ्स, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, ये आएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लेना नॉन मेडिकल वाले बच्चों, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ क्या टेस्ट का फॉर्मेट क्या है। 75 क्वेश्चंस आएंगे, 3 घंटे में करने होंगे, 3 आवर्स में, 180 मिनट्स। ठीक है, 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 25 मैथ्स के। हर किसी में जो डिवीजन होगा वो होगा 20+5 का। मतलब 20 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो सिंगल करेक्ट होंगे। सिंगल करेक्ट का मतलब 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, उनमें से सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगर सिंगल करेक्ट में मार्किंग स्कीम इस तरीके से होती है कि अगर तुम सही करके आओगे तो तुम्हें +4 मिलेगा, 4 नंबर मिलेंगे। अगर तुम गलत करके आओगे तो -1 होगा, और अगर छोड़कर आओगे तो 0 मिलेंगे, कोई कुछ नहीं। तो सिर्फ वही क्वेश्चन मार्क करके आना जो तुम श्योर हो, तुम्हें आंसर उसका निकालना आता है। ये नहीं ऑब्जेक्टिव पेपर है तो तुक्के मार के आ रहे हो। ठीक है, ये तो हुए 20 सिंगल करेक्ट, 5 होंगे इंटीजर। इंटीजर टाइप में क्या होता है, तुम्हें आंसर टाइप करके बताना पड़ेगा। इसकी जो आंसर आता है वो इंटीजर आता है, जैसे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 500, 700, 469, कुछ भी आ सकता है। 3 डिजिट का, 4 डिजिट का नंबर आएगा, कोई 2 डिजिट का। वो नंबर तुम्हें टाइप करके बताना होगा और वो आएगा। इसमें अगर तुम मार्किंग स्कीम की बात करोगे तो +4 है, सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर गलत करोगे तब भी 0 मिलेगा। मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, छोड़कर आओगे तब भी 0 है, गलत करके आओगे तब भी 0 है, और सही करा तो +4। तो टोटल तुम्हारे जो मार्क्स होंगे वो होंगे 300। 100 केमिस्ट्री के, 100 मैथ्स के, 100 फिजिक्स के। ठीक है, ये है टेस्ट को अटेम्प्ट करने का तरीका। क्योंकि तुम्हारा पहला टेस्ट है तो मैं वो भी बता देता हूँ। टेस्ट को हमेशा अटेम्प्ट करने का एक सही तरीका होता है, और उसी तरीके से तुम्हें हमेशा अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले क्या करो, और ये चीज तुम्हारी चेंज होती जाएगी, जैसे तुम्हें 3 सब्जेक्ट की टेस्ट देनी है, बायो वालों तुम्हारे लिए भी लगभग लगभग सेम चीज है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मान लो 3 सब्जेक्ट है। सपोज करो फिजिक्स में इस टाइम जो टॉपिक चल रहा है वो तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है वो टॉपिक जो चल रहा है, और तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस है कि मैं उसका सवाल कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद मान लो तुम्हें लग रहा है कि केमिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा है वो बहुत आसान चल रहा है, उसके सवाल मैं कर सकता हूँ। फिजिक्स मैथ्स में थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, हो सकता है कि मेरे से क्वेश्चन हो या ना हो। मैं एक रैंडम अरेंजमेंट बता रहा हूँ, जैसे तुम्हारा मन करे। ठीक है, तो फिजिक्स अगर तुम्हें लग रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो सबसे पहले फिजिक्स उठाओ, उसका पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ते ही हमें कभी-कभी समझ में आ जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने ऐसा-ऐसा क्लास में करा हुआ है, या हमने डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए हैं ऐसे-ऐसे, या बुकलेट में करे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन तो मैं कर लूँगा। उस क्वेश्चन को करो, आगे बढ़ो। सेकंड क्वेश्चन करा, सेकंड क्वेश्चन तुम्हें आसान लगा, वो कर दिया। थर्ड क्वेश्चन तुमने देखा, देखने में अजीब-सा लग रहा था, ऐसा-सा लग रहा था कि ये वेक्टर का सवाल कुछ अजीब सा है, ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं करा और शायद मेरे से नहीं होगा। छोड़ दो, उसको स्किप कर दो। थर्ड वाला वहीं स्किप कर दो, ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है। फोर्थ वाला क्वेश्चन तुमने उठाया, तुम्हें लगा मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत बीच में जाके अटक गया, नहीं हो रहा। आधा मिनट लगाना है, इसके ऊपर नहीं लगाना। फिर फोर्थ क्वेश्चन अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसे भी स्किप करो। तो सबसे पहले ढूंढ ढूंढ कर वो क्वेश्चन करो जो बिल्कुल आसान आसान सवाल है। हर टेस्ट में कम से कम हर सब्जेक्ट में 5 सवाल ऐसे होते हैं जो फ्री के नंबर होते हैं। फ्री के सवाल होते हैं, 25 में से 5 तो होने ही होने हैं। तो पहले ढूंढ ढूंढ कर वो सवाल करने हैं। तो ऐसे इसी तरीके से 10-15 मिनट लगाओ, या मैक्सिमम 15 मिनट लगाओ फिजिक्स में, फिर लगाओ 15 मिनट केमिस्ट्री में, फिर 15 मिनट लगाओ मैथ्स में।
ठीक है, पौना घंटा निकल गया, 45 मिनट निकल गए। इससे तो हुआ ये कि तुम्हारे टेस्ट के वो क्वेश्चंस हो गए जो बिल्कुल आसान थे, फ्री के नंबर थे। क्योंकि बच्चा क्या करता है, अगर सेकंड क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसी में अटका रहता है 10-15 मिनट, बाकी टाइम क्वेश्चंस का टाइम खा जाता है। हर सवाल 4 नंबर का है। अगर मुश्किल सवाल करोगे तब भी 4 नंबर मिलेंगे, आसान करोगे तब भी 4 नंबर मिलेंगे। और मार्क्स मैटर करते हैं, ये मैटर नहीं करता कि कौन सा सवाल तुम करके आए हो। तो पहले आसान वाले करने हैं, वो नहीं छूटनी चाहिए। 45 मिनट में या 40 मिनट में, 30 मिनट में तुमने ये काम कर लिया, एक राउंड निकाल लिया टेस्ट का। अब दूसरा राउंड निकालो, दोबारा फिजिक्स में आओ। सवाल तुम पहले पढ़ चुके हो सारे, अभी तो स्किप करे ना तुमने। ऐसा थोड़ी ना कि 5वीं के बाद सीधा 17वां उठाया। और ये मत सोचना कि 45 मिनट में तुम पता नहीं पूरा पेपर कर दोगे। 10-15 सवाल भी हो गए, मिलाकर तीनों सब्जेक्ट बहुत हो गए। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर 20-25 हो गए तो और बढ़िया है। उसके बाद सेकंड राउंड निकालो, सेकंड राउंड में वो क्वेश्चंस करो जो तुमने पढ़े थे और तुम्हें लगा था कि थोड़े से मुश्किल थे लेकिन मैं कर सकता हूं। अगर मैं थोड़ा सा उसमें टाइम दूं, 2-3 मिनट दूं तो मेरे से हो जाएगा वो सवाल, फिर वो करो। 1-1.5 घंटा इस तरीके से 20-20, 25-25 मिनट तीनों सब्जेक्ट में लगाओ। फिर आखिरी में वो सवाल करो जो तुम्हें लग रहा है कि बहुत नए से सवाल आ रखे हैं, इस टाइप का सवाल हमने क्लास में नहीं करा। करे तो सारे ही होते हैं, वो बस देखने में कभी-कभी अलग आ जाता है। तो अगर कुछ अलग सा दिखे या तुम्हें लगे कि हाँ ये टफ जा रहा है या मेरा बीच में जाकर अटक गया, तो वो सवाल सबसे एंड में करो। ये काम तुम्हें कतई नहीं करना कि पहले 1 घंटा मैं फिजिक्स करूंगा, फिर 1 घंटा केमिस्ट्री करूंगा, फिर 1 घंटा मैथ्स करूंगा। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, जैसे मान लो तुमने पहले फिजिक्स उठा ली, अब फिजिक्स आई हुई है आसान, मान लो। क्वेश्चन भी कभी-कभी आसान आ जाते हैं, कभी-कभी मुश्किल आ जाते हैं टेस्ट के हिसाब से। तो मान लो फिजिक्स आई हुई है आसान, अब तुमने सोच लिया कि मैं 1 घंटा लगाऊंगा, उसमें तो तुमने आराम-आराम से कर लिया। मैथ्स के लिए तुमने 1 घंटा छोड़ दिया और मैथ्स आ गई मान लो टफ, सपोज करो, मैं ये नहीं कर रहा टफ ही आएगी, मान लो टफ आ गई, तो उसके लिए 1 घंटा बहुत कम है। लेकिन अगर तुम एक बार पेपर के गो थ्रू हो चुके होगे, अगर तुम्हें सारे सवाल देख लिए होंगे, आसान-आसान कर लिए होंगे, तो तुम्हें पता होगा कि मुझे किस तरीके से टाइम थोड़ा डिवाइड करना है, किस तरीके से मुझे कितनी स्पीड बनानी पड़ेगी। क्योंकि सोच के देखो ना, 3 घंटे में 375 सवाल करने हैं, 1 घंटे में 25 सवाल। हर क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें सिर्फ 2 या सवा 2 मिनट है बस। तो वो वाला अपने लग्जरी नहीं है कि 4-4, 5-5, 10-10 मिनट एक ही सवाल को सोचने में लगा रहे हैं। अगर हम 10 मिनट में एक सवाल कर रहे हैं तो 10 मिनट में एक्चुअली 5 सवाल होने चाहिए थे। तो हमने 4 सवाल का टाइम खराब कर दिया। तो वो अपने 4 सवाल वैसे खराब हो गए। तो जो मुश्किल सवाल है उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना, वो उनको बिल्कुल एंड में ट्राई करना है। जब एंड में आधा घंटा बच जाए, पौना घंटा बच जाए। तुक्के नहीं मार के आने, जिसमें श्योर हो आंसर सही आ रहा है, लॉजिकली सोल्व कर रहे हैं, सिर्फ वो टिक करके आओगे। ये नहीं कि एबीसीडी लाइन बना दो, 2-4 तो सही हो ही जाएंगे। वो काम नहीं करना अपने को। अगर उस तरीके से गलती से तुम्हारे तुक्के फेल गए, नंबर आ भी गए तो कोई फायदा नहीं उन नंबर्स का। ठीक है, 2 साल बाद जो एग्जाम है वो हमारे लिए मैटर करता है। ये जो यहाँ पर नंबर आ रहे हैं वो उतने मैटर नहीं करते हमारे। ठीक है, उससे बस हमें ये सीखने को मिलता है कि किस टॉपिक में हमारी कमी है, किस सब्जेक्ट में कमी चल रही है, उस कमी को थोड़ा सुधार लें। इन टेस्ट का पर्पस ये होता है बस। ठीक है, स्पीड पे ध्यान दोगे, एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे। बाकी पहला टेस्ट है, पहला टेस्ट थोड़ा सा एक बार पहले इस फॉर्मेट में टेस्ट देकर देखोगे तो धीरे धीरे शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा। 2-3 टेस्ट निकलेंगे तो थोड़ा आसान लगना चालू हो जाएगा, एक आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो रिलैक्स माइंड से एग्जाम देने और पूरा ईमानदारी से देने। वो काम नहीं करना कि गूगल से ढूंढ लिए या इस ये कर लिया वो कर लिया, कोई बुक खोल के बैठ गए या बुकलेट खोल के बैठ गए या नोट्स खोल के बैठ गए। पूरी ईमानदारी से पेपर देने। क्योंकि बात वही है, भाई मान लो 300 नंबर है, 300 नंबर में से तुमने मान लिए 270 नंबर मान लिए, कोई फायदा नहीं है उसका। 2 साल बाद सब कुछ दिख जाएगा। और अगर तुमने 270 नंबर मान लिए, खुद से झूठ बोल दिया, हमसे बोल दिया, घर वालों से बोल दिया, तो वो बाद में झूठ बोलते ही रहोगे, उसकी आदत बन जाएगी। क्योंकि वो झूठ मेंटेन भी तो करने हैं। अगर एक बार 270 आ गए तो अगली बार भी तो 280 मारने हैं ना। तो वो कैसे मारोगे? फिर दोबारा फिर वही हरकतें करोगे चीटिंग के थ्रू। तो वो नहीं करना। नंबर 100 आए, 150 आए, 50 आए, कोई बात नहीं, ईमानदारी से लेकर आने हैं। ठीक है? सेजल मेडिकल वालों को 1 घंटे में हाँ 60 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 घंटे का होता है, उनका 180 सवाल होते हैं। मुस्कान अभी टेस्ट तो दे ले, रिजल्ट आ जाएगा। आदर्श इंटीजर टाइप में ऑप्शंस नहीं होते, ऑप्शंस उसमें मतलब नंबर ही टाइप करके बताना होता है, 74, 76 टाइप करके बताना होता है। पूरब भाई, जो भी तुम्हारे लॉगिन करते हुए एरर आ रहे हैं, तुम्हें नंबर्स प्रोवाइड करे गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। रवि सर का नंबर दिया गया, कपिल जी का नंबर दिया गया। इस बारे में उनसे बात करो कि अगर लॉगिन में एरर आ रहा है या कुछ भी दिक्कत हो रही है। ठीक है। दूसरी बात, एक और बात, जो शिखर 4 वाले बच्चे हैं उनका पूरा सिलेबस आएगा जहां तक हो चुका होगा। अगर हमारी कल क्लास होगी तो कल वाली चीज भी आएगी।
डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आएगा। जो मेनन बैच के हैं और मेनन बैच के साथ जो गुरुकुल 11th आईआईटी मेडिकल अटेंड कर रहा है क्लास, तुम्हारा सिलेबस उतना आएगा जितना आजकल हुआ है, तुम्हारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आएगा। मतलब हर क्लास में उतना ही सिलेबस आएगा जितना हो चुका होगा। सैटरडे तक जितना सिलेबस हो चुका होगा वो पूरा आएगा। सैटरडे वाली क्लास का भी संडे को आएगा। आशुतोष कह रहे कल क्लास नहीं है, अनाउंस हो गया क्या तुम्हारे उसमें क्लास नहीं है? रोहित भाई कान खोल के सुन यार, ये हर चीज थोड़ा रिपीट करी जाती है। बोला तो अभी इंटीजर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ तब से। टेस्ट का टाइम वगैरह वो सब कुछ तुम्हें बता दिया जाएगा भाई, उसकी टेंशन मत लो, वो तुम्हें ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। ऐप में लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है, वो रवि सर का नंबर है, उनसे बात कर लो। मैं अपने सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, टेस्ट का बता रहा हूँ, वो सुन लो एक बार। एग्जाम निष्ठा ऑनलाइन ही होगा, जो जेनेसिस की ऐप है उस पर होगा, लैपटॉप या फोन पर जैसे तुम्हारा मन करे उस पर दे सकते हो तुम लोग। वासु नहीं, अपने पास जो जेनेसिस में टेस्ट होंगे उसमें डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, उसमें इंटीजर आंसर आएगा 74, 73, 36 इस तरीके से। साक्षी मैं बोल चुका हूँ 3-4 बार, मेडिकल का मैथ्स का टेस्ट नहीं है, तुम्हारा सिर्फ बायो का टेस्ट है। सर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं देवांश, वो तो टेस्ट में जाकर ही पता चलेगा बच्चे। मेडिकल वालों का देखो नॉर्मली पैटर्न तो ये होता है, मुझे नहीं पता तुम्हारी बॉटनी जूलॉजी अलग अलग चल रही है क्या चल रही है। उसमें ये होता है तुम्हारे आते हैं 3 घंटे में, टाइम सेम होता है, 180 सवाल आते हैं, जिसमें 45 फिजिक्स के होते हैं, 45 केमिस्ट्री के, 45 बॉटनी के और 45 जूलॉजी के। ठीक है, बॉटनी जूलॉजी तुम्हारी अलग अलग चल रही है, वो मुझे आइडिया नहीं है। हर क्वेश्चन सिंगल करेक्ट होता है तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारे वाले में इंटीजर टाइप नहीं आते। सही करोगे तो +4, गलत करोगे तो -1, छोड़ कर आओगे तो 0। जैसे इनका 300 नंबर का पेपर है, तुम्हारा होता है 720 नंबर का। नीट ने शायद इस साल थोड़ा अपना पैटर्न चेंज करा है, वो मुझे भी उतना पता नहीं होता क्योंकि मेरे काम की चीज नहीं होती। इस साल कुछ पैटर्न शायद उसने चेंज करे, कुछ ऑप्शंस वगैरह देने की बात हुई है कुछ, वो अपने एक बार सर से बात कर लेना, मुझे उतना आइडिया है नहीं उसके बारे में। साक्षी मेडिकल का टेस्ट होगा लेकिन उसमें मैथ्स नहीं आएगी बस। और ये जो मैंने 180 क्वेश्चंस वाला बताया, ये नॉर्मली नीट का जो एग्जाम होता है, अब इस बार हो सकता है कि तुम्हारा थोड़ा कम आ जाए ज्यादा आ जाए, बात कर लेना अपने। मुस्कान हमारे टेस्ट कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होंगे, जब तुम 11th के एंड में आओगे, जब तुम्हें अपने स्कूल के एग्जाम देने होंगे तब हम सब्जेक्टिव एग्जाम लेंगे, बाकी पूरा साल तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही चलेंगे, सब्जेक्टिव नहीं लेंगे अपने कभी भी। जब बोर्ड्स वगैरह की तैयारी करनी होगी तब बात करेंगे। अधिराज मोर देन वन करेक्ट वाले बच्चे अभी नहीं आते, वो जेई एडवांस का जो पैटर्न होता है उसमें आते हैं, मेंस वाले पैटर्न पे नहीं आते। फिलहाल तुम्हारा मेंस वाले पर है पैटर्न पर, जो संडे को टेस्ट है, उसमें सिर्फ सिंगल करेक्ट और इंटीजर आएंगे। जब एडवांस पैटर्न पर होगा तब उसमें मल्टीपल करेक्ट आएंगे। अभिनव मेडिकल वालों के लिए भी अटेंड करने का तरीका सेम ही होता है, जहां तक सेम ही होता है तरीका तो, बस तुम्हें थोड़ा और स्पीड में करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे बॉटनी जूलॉजी के सवाल होते हैं, जहां तक मुझे पता है उसमें डायरेक्ट टिक करके आना होता है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, सोचने का उतना नहीं होता उसमें। सर विदाउट ऑप्शन इंटीजर टाइप वाले कैसे फिल करने हैं, जैसे वन आंसर आ रहा है सिंपली वन फिल करना है कि सिंपली वन फिल करना है, बाकी एक बार फिर भी रवि सर से बात करें ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो पीडीएफ फाइल ना तुम्हारे पास, काफी सारे कॉन्टेक्ट नंबर्स थे उसमें, तो ये उनसे एक बार बात कर लेना, वो तुम्हें बता देंगे। या फिर जो शुरू में इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, वहां पर इंस्ट्रक्शन में भी सब कुछ लिखा होता है। मुस्कान वेबसाइट विल बी अवेलेबल फॉर व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम। रवि सर मैं कह रहा हूँ टेस्ट से रिलेटेड जो उस चीज से रिलेटेड है वो सारे उनसे बात करना एक बार। जेनेसिस की ऐप आईफोन में तो इंस्टॉल होती ही नहीं। भाई पूर्णांग मैं बोल रहा हूँ, ऐसी बातें उनसे बात करें ना, मैं नहीं संभालता ना वो चीज, कि एंड्रॉइड में चलेगी, आईओएस में चलेगी, किस में चलेगी। सर गुरुकुल वालों को सेट्स एंड लॉगरिथम भी करवाया था, वो बहुत, वो भी आएगा नहीं देवांशु, वो नहीं आएगा।
जो हमने यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चाहिए, तो रेगुलर क्लास में जो अब हमने पढ़ा है वही आएगा, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट वही है जो शिखर 4 का टेस्ट है, तो तुम्हारे सेट से लोगरिथम नहीं आएगा। नहीं हर्षवर्ध, जो छोड़ दोगे सवाल उसमें 0 नंबर है, -1 नहीं है बच्चे, गलत करके आएगा तब -1 है। गुरुकुल अभिजीत सर ड्यूल करेक्ट ऑप्शंस आएंगे, नहीं ड्यूल करेक्ट नहीं आएंगे, उसको मल्टीपल करेक्ट बोलते हैं एक्चुअली, उसमें 3 या 4 भी सही हो सकते हैं, तो वो अपने बाद में टेस्ट लेंगे, एक दो पहले मेंस के दे लो, उसके बाद एडवांस के देंगे। शिवांशी, वो हमारी टेंशन है कि टेस्ट कैसे बनेगा, तुम टेस्ट देने पहुंचना बस। जो बच्चे नॉन अटेंडिंग कर रहे हैं उनके 11th के सीबीएसई एग्जाम, 11th के तो देने ही पड़ते हैं, फाइनल एग्जाम तो देने ही पड़ते हैं, ठीक है। अधिराज भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, एक तो तुम इसी वजह से देखो, मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगा, छोड़ो टेस्ट टाइमिंग भाई, उनसे बात कर लेना, मैसेज आ जाएगा ग्रुप में, बार बार बोल रहा हूँ। वंश, तुझे नाम ही नहीं पता मेरा। गिरीश बंसल, जो शिखर 4 के बच्चे हैं और जो गुरुकुल शिखर के बच्चे हैं उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी आएगा, स्ट्रेट लाइन सर्कल वो पढ़ाया था वो आएगा, सीक्वेंशियल सीरीज आएगा, ट्रिग्नोमेट्री जितना हो चुका होगा वो आएगा। जो नॉन मेडिकल, जो मेनन के बच्चे हैं उनका सिर्फ स्ट्रेट लाइन सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री आएगा जितना हो चुका होगा। नहीं रचित, ऐसा नहीं होगा कि 2 आंसर आ जाए। नहीं, मेडिकल वालों का कभी मैथ्स का टेस्ट नहीं होगा। शिवम, सर्कल अगर अच्छा मैं बोल गया, स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक बोलना चाह रहा था, सर्कल नहीं। चलो भाई, बहुत हुआ, बाकी कोई डाउट्स हो तो रवि सर वगैरह का नंबर है, आज की क्लास तो 20 मिनट तो वैसे निकल गए। मेनन वालों, तुम्हारा तो टेस्ट बनाने में बहुत दिक्कत आ जाएगी, तुम्हारा तो हुआ ही नहीं कुछ नहीं, अभी कितनी क्लास हुई है तुम्हारी तो? 5-6 क्लास हुई है, तुम्हें तो अभी मैथ्स पढ़ना सिखाया है कि हाँ मोड क्या होता है, एबीसीडी सीख रहे हो अभी तो तुम लोग। कोई बात नहीं, तुम्हारा टेस्ट बन जाएगा, घटिया सा टेस्ट बन जाएगा तुम्हारा, आसान से नंबर ले आना, खुश हो जाना। हार्दिक 15 क्लास तो कहाँ से होगी भाई। चलो, हो गया बस, बहुत हो गया। अब इस चीज से रिलेटेड कुछ नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर टेस्ट से रिलेटेड, ऐप के रिलेटेड कुछ भी तुम्हारा डाउट है, कब टेस्ट चालू होगा, कब क्या होगा, पहली बात तो सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर फिर भी तुम्हें लगे कि नहीं आया, सैटरडे तक वेट करो, सैटरडे को, नहीं तो फिर ये सारी चीजें, क्योंकि सैटरडे तक वेट करने में तुम्हारा, कल तक वेट करने में कुछ नहीं जा रहा, वो सारी टेस्ट टाइमिंग आ जाएगी, संडे को टेस्ट लेना। अगर ना आए कुछ भी हो तो रवि सर का नंबर है, रवि सर 2 हैं, 3 एक्चुअली रवि सर। एक तो फिजिक्स वाले हैं, एक मैथ्स वाले हैं, उनको मत कॉल कर लेना। एक रवि सर है, उन पे लिखा हुआ है कि अगर टेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो या तो विनय सर है या रवि सर है, उनसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। कितने बजे होगा, किस ऐप पर होगा, आईफोन पर चलेगा नहीं चलेगा, पेप्टोर से देना है, जेनेसिस वाली ऐप से देना है, किससे देना है, वो सब बात है। तो कल हमने बात करी थी, मैंने कल ये बताया था कि तुम किसी भी एंगल में 360 डिग्री का मल्टीपल ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एंगल हमेशा कहां से मेजर करना होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो एंगल पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो एंगल नेगेटिव आएगा, ये सब बातें हुई थी। फिर मैंने तुम्हें काफी सारे एंगल्स दिए थे और बोला था इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब हमने बोला था 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। तो फिर हमने कहा था कि कितना ही बड़ा एंगल आ जाए, 720 डिग्री आ जाए, 750 डिग्री आ जाए, या माइनस में एंगल आ जाए, हर एंगल को खींचकर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम 0 से 360 में लेकर आ सकते हैं। ये बात हुई थी हमारी, ठीक है। तो इसका मतलब हमने कहा था सिर्फ 0 से 360 डिग्री तक ही हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। उसके लिए पढ़ ली मतलब दुनिया के हर एंगल के लिए पढ़ ली, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के लिए, वो बात हुई थी। फिर हमने पढ़ा था, मैंने बार बार बोला है कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं 9 10th में या 10th में, वो क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से पढ़ते हैं, एक्यूट एंगल के हिसाब से। अब हमें उस डेफिनेशन को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा। तो लिखो न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमेशा हर क्लास की तरह नोट कोई नहीं करेगा जब मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो ये नहीं होगा कि मैं 20 मिनट बोलकर हटा और फिर तुम कह रहे हो रिपीट करो और अगले 15 मिनट में रिपीट करने में लगा रहा हूँ। तो अपने पेन वगैरह छोड़ दो, लिखने का सफिशिएंट टाइम दूंगा, समझने पे ध्यान दो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, नई डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, हमें साइन थीटा कोस थीटा को डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, जैसे सपोज करो तुम्हें थीटा एंगल पर बात करनी है, तुम्हारा जो एंगल है वो थीटा के बराबर है। ठीक है, अब हम करते क्या है, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था, जो नई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो कहां पर पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्लेन में पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाओ, क्या बनेगा? कार्टेशियन प्लेन देखने में कुछ ऐसा होगा। अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है या कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करो, एंगल थीटा को प्लॉट कर दो कार्टेशियन प्लेन में। करवाया था कल, काफी सारे सवाल करवाए थे कि थीटा जैसे 80 डिग्री है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, अगर 170 डिग्री है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। वो चीज प्लॉट करी थी, वो इसलिए करी थी। तो ओरिजिन से पास करती हुई एक लाइन बना दो जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। ये पूरा एंगल कितना है, थीटा। मैंने मान लिया सेकंड क्वाड्रेंट में, किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है, कहीं ना कहीं बनाना था तो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट बना लिया। ये काम करेंगे। इसके बाद अगला काम तुम क्या करोगे, इस रे पर कहीं पर भी पॉइंट ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां पर ले रहे हो, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लोगे। मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराओगे एक्स एक्सिस पर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हुआ। अगर ये पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में आ रहा है तो इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स तो होंगे ही होंगे। मैंने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x होगा। ये वाली दूरी कितनी होगी, y होगी। सही बात है। इसको मैं बोल देता हूं ओरिजिन, इसको मैं बोल रहा हूं a पॉइंट, इसको मैं बोल रहा हूं p पॉइंट। OA एक डिस्टेंस आएगा, OA जो डिस्टेंस आएगा उसको हम बोलते हैं r। पाइथागोरस का यूज करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से सुनना, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं, एक बार तो मैं खुद रिपीट कर देता हूं। कार्टेशियन प्लेन है, हमसे बोला गया कि एंगल थीटा के बारे में बात करो, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालो। हम उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, क्या होगा। सबसे पहले थीटा एंगल को प्लॉट करेंगे, जैसे हमने काफी सारे एंगल कल प्लॉट करे थे। मैंने मान लिया वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से बना दिया हमने। अब इस रे पर कहीं पर भी पॉइंट ले लेंगे, मैटर नहीं करता। मैंने मान लिया एक्स, वाई है, ये एक्स होगा, ये वाई होगा। पॉइंट्स को नाम दे दिए ओ ए पी वगैरह। जो ओ ए डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, आर के। पाइथागोरस लगाओगे, ये आर कह रहे हैं, पाइथागोरस लगाओगे तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई का स्क्वायर, वही आएगा। ये जो आर है इसको हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। नाम रखा हुआ है, फिलहाल क्यों रखा हुआ है उस चीज में मत जाओ, बस सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ, कहीं अगर लिखा हुआ दिख जाए तो तुम्हें पता हो इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं। भाड़ में गी क्यों, सुना शब्द कान में गया, बाहर निकाल दो बस। ठीक है, अब तुम बात करोगे इस एंगल की। याद करो जब हम राइट एंगल ट्राइंगल में बात करते थे तो साइन थीटा कितना होता था, साइन थीटा को हम बोलते थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान देना, ये अंदर वाला एंगल थीटा नहीं है, बाहर वाला एंगल थीटा है। तो साइन थीटा को हम बोलते थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर परपेंडिकुलर कौन है, वाई है, हाइपोटेन्यूज कौन है, आर है। तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वाई अपॉन आर। अगर हम कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो आएगा एक्स अपॉन आर। अगर हम टेन थीटा की बात करें तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वाई अपॉन एक्स। या साइन थीटा का रेसिप्रोकल अभी भी कोसिकेंट थीटा होगा, कितना आएगा, आर अपॉन वाई। कोस थीटा का रेसिप्रोकल अभी भी सिकेंट थीटा होगा। अभी डाउट कोई नहीं भेजेगा जब तक पूरी बात ना हो जाए। कोट थीटा का रेसिप्रोकल होगा एक्स, मतलब इसका होगा एक्स अपॉन वाई। ये चीज है, लेकिन अब फर्क क्या है, मैं बार बार बोल रहा था कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पढ़ना नहीं, तो वही तो कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फर्क क्या आया, फर्क ये आया कि जब हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते तो किसी भी ट्राइंगल की सारी साइड्स पॉजिटिव होती हैं, किसी ट्राइंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती ना। लेकिन यहां पर हम नेगेटिव लेकर चलते हैं। कैसे, ये जो आर आया है, आर आर क्या है, ओ पॉइंट का ए पॉइंट से डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी वजह से हम बोलते हैं, यहां पर एक चीज लिखोगे, आर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, द साइंस
of x and y depend on the quadrant in which the point A lies. मतलब हम क्या कह रहे हैं कि R को तो हमेशा ही पॉजिटिव लेकर चलना है हर जगह, किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट आ जाए तो R को पॉजिटिव ही लेना होगा. X और Y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. तो जब हम राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल में बात करते थे, एक्यूट एंगल के लिए जो 10th में बात करते थे, तो परपेंडिकुलर और बेस हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती थी. यहां पर हो सकती है. तो यहां पर जो Y लिखा हुआ है वो Y कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है. अगर ये पॉइंट मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता, थर्ड क्वाड्रेंट में Y कोऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव होता है. मान लो Y की वैल्यू -2 है, तो तुम यहां पर Y की वैल्यू -2 पुट करोगे, पॉजिटिव पुट नहीं करोगे. ठीक है. तो इसी साइन का ही जो फर्क है वही हमारी नई डेफिनेशन है. बाकी काम वही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सारा काम सेम चल रहा है. लेकिन दोबारा फिर बोल रहा हूं, वहां पर सारी साइड्स पॉजिटिव होती थी, यहां पर साइड्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है. हाइपोटेन्यूज को हमेशा पॉजिटिव लेकर चलना होता है. एक्स और वाई का जो साइन है वो डिपेंड करेगा कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है. पहली बात. दूसरी बात, अब तुम्हें ये नहीं सोचना, ये चीज बच्चों के दिमाग में आती है, ये डाउट तुम्हारा नहीं होना चाहिए. जैसे अगर ये एंगल थीटा है तो अंदर वाला एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा होगा. अब होता यह है कि भले तुम ट्राइंगल के अंदर एंगल 180 माइनस थीटा बन रहे हैं, लेकिन साइन कोस टेन की जो वैल्यू आ रही है वो कहां पर आ रही है? थीटा पर आ रही है. ठीक है. उसका एक फर्क समझाता हूं, जैसे तुम्हें चेक करो. जैसे ये सपोज करो मैंने ये फिगर बनाई, यहां पर मैंने एंगल बनाया 150 डिग्री का. ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं. क्वेश्चन सोल्व करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ये नहीं समझोगे, लेकिन समझ लोगे तो लॉजिकली सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ये एंगल है 30 डिग्री. मान लो ये ओरिजिन है, यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर पी पॉइंट है. सपोज करो मैं बोल दूं कि ये डिस्टेंस जो है वो है कितना लोगे? 4 ले लो. ये डिस्टेंस ले लेते हैं 2 और ये डिस्टेंस ले लेते हैं 2√3. ठीक है. ये आ गया. सही लिखा मैंने? नहीं, गलत लिख दिया मैंने. यहां पर आएगा 2√3 और यहां पर आएगा 2. ये आ गया. अच्छा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2√3. नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस का 2√3. वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 2 आएगा. ठीक है. अब होता ये, तो 150 डिग्री में और 30 डिग्री में फर्क क्या है? अगर तुम कोस 150 डिग्री निकाल रहे हो या फिर कोस 30 डिग्री निकाल रहे हो, तो कोस 30 डिग्री का मतलब क्या होगा? इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हो. राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2√3 डिवाइड होगा 4 से. 2√3 4 से डिवाइड होगा तो वैल्यू आ जाएगी √3/2. तो अगर तुम एक्यूट एंगल के लिए अगर तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाह रहे हो तो तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है. परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज सब कुछ परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर तुम 150 डिग्री पर निकालना चाहते हो तो तुम्हें अभी साइन के साथ लेना पड़ेगा. तो हाइपोटेन्यूज कितने? 4 है. वो तो मैंने कहा उसको हमेशा पॉजिटिव ही लेकर चलना है. हाइपोटेन्यूज को कभी भी नेगेटिव नहीं लेकर चलना, वो पॉजिटिव आएगा. अच्छा, बेस कितना है? 2√3 है, या कह लो एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि अभी मैंने कोस थीटा क्या लिखा था? एक्स अपॉन आर लिखा था. तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट. इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -2√3. तो सोल्व करके कितना आ गया? -√3/2. तो यही फर्क होता है. अगर तुम तीनों की तीनों साइड पॉजिटिव लेकर चल रहे हो तो एक्चुअली जो वैल्यू आ रही है वो एक्यूट एंगल पर वैल्यू आ रही है, 30 डिग्री पर वैल्यू आ रही है. लेकिन अगर तुम साइन के साथ लेकर चल रहे हो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, तब हमारे पास 150 डिग्री पर वैल्यू आ रही है. यही फर्क है बस. ठीक है. उम्मीद करता हूं समझ में आया. इसी तरीके से अगर मान लो तुम्हें साइन 150 डिग्री निकालना हो तो क्या करोगे? साइन 150 डिग्री निकालने का तरीका ये होगा, हमने क्या लिखा था? y अपॉन आर. y कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है, पॉजिटिव है. ठीक है. r तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, हाइपोटेन्यूज को पॉजिटिव ही लेना है जो भी क्वाड्रेंट हो. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4. तो साइन 150 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2. ये हमारा आंसर है. ठीक है. तो ये नई डेफिनेशन है, इस चीज को नोट कर लो. जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है एज इट इज नोट करना है. कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो. रिपीट करने को मत बोलना, क्योंकि भाई पूरा रिपीट नहीं कर सकता हूं. कोई पर्टिकुलर डाउट है तो वो पूछो. सर विल वी टेक आउटर एंगल ऑलवेज? हाँ नमन, क्योंकि अगर मैं साइन के साथ बात कर रहा हूं तो बाहर वाले एंगल की वैल्यू आ रही है. अगर मैं पॉजिटिव ले लूं सबको तो फिर अंदर वाला जो एंगल है 180 माइनस थीटा उस पर वैल्यू आ रही है.
और इन वैल्यूज में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होगा। जैसे यहां पर क्या हुआ, 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों पर साइन थीटा 1/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली वैल्यू सेम आती है। जैसे इन दोनों की वैल्यू में भी चेक करो, सिर्फ माइनस का अंतर है, तो यही माइनस का अंतर आएगा या नहीं आएगा, बस इतना चलेगा। ठीक है सर, कोस 30 डिग्री के बाहर नेगेटिव क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हर्षमत भाई बच्चे ध्यान से सुनने की एक शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, वही तो बोला है ना मैंने। अगर मैं 30 डिग्री पर निकालना चाहता हूँ तो मुझे सारी साइड पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव लूंगा तो नेगेटिव कहां से आएगा फिर? सर कोस 30 डिग्री और कोस 150 डिग्री का साइन तो डिफरेंट है, तो हमें थीटा कौन सा लेना है? थीटा शाइना वो बताएगा 30 पर वैल्यू चाहिए या 150 पर चाहिए। अगर मैं कोस 30 डिग्री की बात कर रहा हूं तो वो प्लस का √3/2 है, अगर मैं कोस 150 डिग्री की बात कर रहा हूं तो माइनस का √3/2 है। सर आउटर एंगल के रिस्पेक्ट में पी एंड बी लेंगे, हाँ बिल्कुल। और ध्यान रखना यहां पर जो पॉइंट लिए उससे हमेशा एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिराओगे, क्योंकि डेफिनेशन में ये है, क्योंकि हमने आपसी सहमति से मान लिया कि परपेंडिकुलर हमेशा एक्स एक्सिस पर ही गिरेगा, कभी भी वाई एक्सिस पर नहीं परपेंडिकुलर गिराना अपने को, वो गलती नहीं करनी अपने को कभी भी। ठीक है सर, वाई आर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आर इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि आर ओ और ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, इसलिए आर को पॉजिटिव लेकर चलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल पे लेते हैं तो ही साइन के साथ लेना होता है। नहीं नाम की तरह भाई विठल, विठल पता नहीं, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन जो भी है, तो किसी भी क्वाड्रेंट में लेगा तो साइन के साथ लेना होगा। जल्दी से नोट करो। नहीं पूरा एक बच्चे के लिए मैं पूरा रिपीट नहीं कर सकता भाई 5-10 मिनट का, तुझे कॉल दोबारा मतलब बाद में पिक कर लेनी चाहिए थी। ये नहीं हो सकता ना 170 बच्चे अटेंड करें, अब तेरा कॉल आ गया, अब किसी और की मैम का फोन आ जाएगा। सर जीरो से पी भी तो एक डिस्टेंस ही है। नहीं खुश, ओरिजिन और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस विद साइन होता है, तभी तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव बोलते हैं, नहीं तो फिर हर क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ना बोल दिए। वो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट होती है, एक तरह से उसको विद साइन लिया जाता है, नहीं तो हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ जाता है। जो अगले स्लाइड पर लिखाया हुआ है उसकी चिंता मत करो, वो मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले ये डेफिनेशन समझने की कोशिश करो बस। देवांश, हाँ आर हाइपोटेनियस है बिल्कुल। सर तो ऑब्ट्यूस में नेगेटिव आएगी। नहीं रोहित, हर वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, जैसे साइन थीटा पॉजिटिव होता है उसके बारे में बात करेंगे अभी, हमेशा नेगेटिव नहीं आती। निष्ठा मैंने वही कहा, बोटनी का मुझे क्या पता, बोटनी में कम हुए ज्यादा हुए वो बायो वाले सर ही बता पाएंगे, मैं कैसे कमेंट, मुझे तो पहला चैप्टर नहीं पता, तुम्हारा पहला चैप्टर क्या आता है? सेल्स आता होगा शायद। या जूलॉजी का। नहीं है मूल्य, कोस थीटा माइनस एक्स बाय आर नहीं है, एक्स बाय आर है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो उसके हिसाब से प्लस या माइनस आएगा, माइनस एक्स बाय आर नहीं, एक्स बाय आर। वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव था, इस वजह से माइनस का अंतर आया, माइनस इंट्रोड्यूस हुआ। सर थीटा राइट एंगल के हिसाब से निकालना है। समझा नहीं अक्षिता, में तेरा डाउट क्या है? थीटा को राइट एंगल के हिसाब से क्यों निकालेंगे? हाँ क्रिश, वो रूट से सोल्व करते हैं, इस वजह से भी पॉजिटिव है, वो कह ले स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये कह देते हैं। एंगल वो लेना है जिसको तुम रोटेट करके लेकर आए हो। एंगल हमेशा हम कहां से मेजर करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल ये वाला कंसीडर होगा, ये वाला एंगल उतने काम का नहीं है हमारे, हेल्प कर देता है, लेकिन वैल्यू जो आ रही है वो इस पर आ रही है, जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं, होपफुली उससे थोड़ा क्लियर होगा, ये चीज भाड़ में गई सारी। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से समझना भाई, क्योंकि
टॉपिक भी कवर करने में हर चीज रिपीट नहीं की जा सकती, वो मत एक्सपेक्ट किया करो एक एक लाइन टीचर बार बार रिपीट करेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस, किसकी वैल्यू निकालोगे? कोस 210 डिग्री की एंड साइन 210 डिग्री। तुम्हें कहा इसकी वैल्यू निकालो, ये मैं निकाल के दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, एक एक चीज लिखने की कोशिश मत करना। तुम्हें कहा गया 210 डिग्री पर वैल्यू निकालनी है ना, तो सबसे पहले प्लॉट करना चालू करो। मैंने क्या कहा, नंबर लाइन पर बनाओगे सबसे पहले, सॉरी कार्टेशियन प्लेन पर। तो सबसे पहली बात तो जिस एंगल पर हम काम करना चाह रहे हैं पहले वो चेक करो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है। 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में आ रहा है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम की वैल्यू है, बहुत बढ़िया। 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वो लाइन बना लो जो 210 डिग्री बना रही है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां से घूमना चालू करा, घूमते घूमते मैं यहां तक पहुंच गया 180 डिग्री, थोड़ा सा और घूमे तो 30 डिग्री, ये लाइन बन गई। ये लाइन कितना एंगल बना रही है? ये लाइन बना रही है 210 डिग्री, ठीक है। तो जो भी काम होगा वो सारा का सारा काम 210 डिग्री के लिए होगा। अगला स्टेप क्या बताया था, यहां पर इस लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट ले लो। मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम क्या रखा? ए नंबर, इसका नाम क्या रखा? पी, इसका नाम क्या रखा? ओ। ये आएगा सब कुछ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दिक्कत क्या है, 210 डिग्री के लिए काम करना मुझे आता नहीं, तो मैं क्या करूंगा, अगर पूरा एंगल 210 डिग्री है तो ये अंदर वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री है, यही तो होगा। अगर पूरा एंगल 210 डिग्री है तो अंदर वाला एंगल 30 डिग्री, 180 प्लस 30 210। अब तुम क्या करो, अब देखो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें आर एक्स और वाई ये सब कुछ पता होना चाहिए ना, लेकिन यहां पर तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसमें करने का तरीका ये होता है कि तुम क्या करो, आर की वैल्यू जो तुम्हारा मन करे वो मान लो, पॉजिटिव वैल्यू मान लो जो तुम्हारा मन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर की वैल्यू मैं मान लेता हूं, कितनी माननी है, कुछ इच्छा हो, जैसे मैं 4 मान लेता हूं, आर की वैल्यू आ गई 4। स्टार्ट कहां से कर रहे हो उसका आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 की जगह अगर तुम 6 मानोगे, 7 मानोगे, 8 मानोगे, आंसर सेम आएगा, क्योंकि एंड में हमें रेशियो निकालना होता है, तो रेशियो में सब कुछ कट कटाकर प्रॉपर वैल्यू आ जाती है। अगर तुम 4 मानोगे तो एंड में 4 4 कट जाएगा, अगर 6 मानोगे तो एंड में 6 6 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं इस ट्राइंगल को उठाकर बाहर बनाकर देख रहा हूं, अगर मैं इस ट्राइंगल को उठाकर बाहर बना दूं तो राइट एंगल किस पर आ रहा है? राइट एंगल आ रहा है पी पर, यहां कहीं ओ पॉइंट है, यहां पर कहीं ए पॉइंट है, इस चीज को हमने कितना माना है? 4 माना है। ओ पर एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं पता ये डिस्टेंस कितना है, मैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद ले लेता हूं। ट्रिग्नोमेट्री की अगर मदद ले तो एपी अपॉन ओए, 30 डिग्री के लिए एपी क्या है? परपेंडिकुलर है। ओए क्या है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आता है? साइन 30 डिग्री। अब यहां पर चेक करो, एक मिनट रुको, ओए की वैल्यू कितनी है? 4। 4 इंटू साइन 30 डिग्री, यानी ये कितना आ गया? 1/2, ये आ गया 2। मतलब मुझे पता चल गया कि ए और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 है। अब चेक करो, जब मैं 30 डिग्री की बात कर रहा था, जब मैं एक्यूट एंगल की बात कर रहा था, तो मैंने सारी साइड को पॉजिटिव लिया, मैंने माइनस का पंगा ही नहीं लिया, ठीक है। जब मैं इस फिगर में आऊंगा तब मुझे माइनस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ आ रही है? ये हुआ। ओपी निकाल लेते हैं, एपी तो आ गया 2। ओपी निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा? कोस थीटा, मतलब ओपी अपॉन ओए। ओपी बेस है, ओए हाइपोटेन्यूस है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कोस 30 डिग्री। इसका मतलब ओपी इज इक्वल टू ओए, ओए की वैल्यू 4 है, इंटू कोस 30 डिग्री यानी √3/2, वैल्यू कितनी आ गई ओपी की? 2√3। ओपी की वैल्यू मुझे पता चली 2√3 है। अगर मुझे ये सारे डिस्टेंस पता चल गए तो मैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं। ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2√3। लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? सोच के देखो, नीचे कितना जा रहे हैं? 2 यूनिट, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? -2। ये आ गया, सब कुछ पता चल गया जो जो हमें चाहिए था। अब वैल्यू निकाल लो, तो कोस थीटा कितना होगा?
कोस थीटा की वैल्यू हमने लिखी थी x अपॉन आर। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? -2√3 अपॉन आर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, कोई भी क्वाड्रेंट हो। 4 वैल्यू कितनी आ गई? -√3/2। अगर मुझे चाहिए साइन 210 डिग्री, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखा था? y अपॉन आर। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? -2 है। रेडियस सॉरी रेडियस क्या? r तो 4 ही है। सोल्व करके कितना आ गया? -1/2। तो कोस 210 डिग्री इसके बराबर होता है, साइन 210 डिग्री इसके बराबर होता है। ये तरीका होता है किसी भी एंगल पर वैल्यू निकालने का। पहले हमने एंगल बनाया 210 डिग्री का, उस लाइन पर पॉइंट लिया, पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिराया, ये सब कुछ। हाइपोटेन्यूज जो हमारा मन था हमने मान लिया, 6, 8, 7, 9, 10, 100, 50, 230 जो तुम्हारा मन करे। फिर हमने इस ट्राइंगल को बाहर निकालकर एपी और ओपी निकाल लिया। एपी और ओपी आ गए तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। मुझे दिख रहा था कि पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहे, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव आएंगे, तो मैंने दोनों को नेगेटिव ले लिया, वैल्यू निकाल दी। अब इसी तरीके से मान लो तो तुमसे पूछ ले कि tan 210 डिग्री कितना होगा, तो कितना होगा? y अपॉन एक्स होगा। y कोऑर्डिनेट कितना है? -2। x कोऑर्डिनेट कितना है? -2√3। -2 कटेगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3। अब उस चीज की टेंशन नहीं लेनी तुम्हें कि सर ये तो tan 30 डिग्री के बराबर आ रहा है। आ रहे तो आ रहे ना, क्या दिक्कत है? तो दो चीजों की वैल्यू सेम आ सकती है ना, उसमें टेंशन नहीं लेनी। जो आ रही है बस वो देखनी है अपने। ये नोट करो, पूरा नोट करने। कोई एक पर्टिकुलर स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लो। शुरू से मैसेज पढ़ने दो मुझे। अक्षित, अगर एंगल 180 डिग्री होगा तो उसके बारे में बात करेंगे अभी। सर हम कहते हैं कि थीटा जेड। चिन्मय भाई पूरा सेंटेंस लिख कर भेजा, अगर टुकड़ों में मत भेजा। अगर तू मेरे से व्हाट्सएप पर चैट नहीं कर रहा कि तू एक ही सेंटेंस को दो दिन टुकड़ों में भेज देगा, एक साथ पूरा सेंटेंस भेजा कर। अब मैं ये थोड़ा ना ढूंढूंगा कि तूने बाकी सेंटेंस कहां पर लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं भाई, व्हाट्सएप मत ट्रीट करे व्हाट्सएप की तरह से। सर एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो पॉजिटिव क्यों? यशवी कहां लिया मैंने? एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव लिया। यहां पर जब मैं एपी की बात कर रहा हूं तो मैं प्रॉपर डिस्टेंस निकाल रहा हूं। जब मैंने उस फिगर में बनाया तो मैंने अपने आप माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था अगर एक्यूट एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो सारी साइड पॉजिटिव आएंगी। वो तो जब 210 डिग्री के लिए हमने काम करना चालू करा तब प्लस माइनस का पंगा इंट्रोड्यूस करा हमने। यहां पर तो पॉजिटिव लेकर चलेंगे। सर कोस थीटा एक्स बाय आर होगा या माइनस एक्स बाय आर? शाइना एक्स बाय आर ही होगा। अब वो एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन फॉर्मूला एक्स अपॉन आर है, जिसमें एक्स का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और आर का मतलब हाइपोटेन्यूज। सर हम कहते हैं कि थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर है, बट सर यहाँ थीटा के अपोजिट तो कुछ नहीं है। नहीं बच्चे, अब थीटा को ना देखकर अभी इस वाले एंगल को देखते हैं। ये जो 30 डिग्री बच गया ना उसको देखते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ये आर होता है, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो परपेंडिकुलर होते हैं, ये वाली लेंथ। जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये वाली चीज जो एक्स एक्सिस पर आ रही है वो हमेशा बेस होती है, इसमें फिक्स्ड है। निश्चय क्या टाइप करके भेज रहा है भाई? अगर तूने दोबारा इस टाइप का मैसेज भेजा मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। ये 50 बार जीरो लिख के MN5 इसका क्या मतलब है? सर अगर आर की कोई और वैल्यू लेते तब भी सेम वैल्यूज आती। हाँ मूल्य सेम वैल्यूज आती, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1% का फर्क नहीं पड़ता। उसके बारे में भी कभी बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली सिमिलर ट्राइंगल्स बनते हैं ना। ये अब पता नहीं स्कूल में तुम्हारे पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम साइड्स का रेशियो निकालते हैं, और साइड्स का रेशियो सेम आएगा क्योंकि वो सारे सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं। तो शुरुआत कहां से करें वो फर्क नहीं पड़ता। सर वैसे आर की वैल्यू जनरली क्या लेनी चाहिए? ध्रुव जो तेरा मन करे, जो तुझे पसंद है ना नंबर, अगर तुझे 7 नंबर पसंद है तो 7 ले ले। ठाकुर ऐसे नेगेटिव नहीं कर सकते, सिंपली वो देखना पड़ेगा कि कहां पर नेगेटिव होता है कहां पर नहीं होता। जैसे जो 10-30 डिग्री की होती है उसकी वैल्यू सेम आई है, माइनस का फर्क नहीं आया। यहाँ दोनों जगह माइनस का फर्क आया है, तो वो देखना पड़ता है कि कहां पर आएगा कहां पर नहीं आएगा, वो भी सिखाऊंगा। सर दीज आर पोलर कोऑर्डिनेट्स इशू। हाँ पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अभी काम के नहीं है।
तनुष्का उनकी वैल्यू नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है। पहले हमने एपी डिस्टेंस निकाला, फिर ओपी डिस्टेंस निकाला, वहां से वैल्यू आई। देविका, अगर 30 डिग्री की जगह 20 डिग्री होता फिर क्या होता? देविका, अच्छा डाउट है। 20 डिग्री पर हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि याद कर, जो मैंने 16 एंगल रेडियन में कन्वर्ट करवाए थे, मैंने उस टाइम भी बोला था, मैंने कौन कौन से एंगल कन्वर्ट करवाए थे? 120 डिग्री, 150 डिग्री, अभी मैंने 150 डिग्री का एग्जांपल लिया था, 210 डिग्री जिसका मैंने एग्जांपल ये लिया है, क्योंकि ये सभी वो एंगल्स हैं जो 30, 45, 60, 90 इनसे रिलेटेड एंगल है। तो उनसे रिलेटेड जो एंगल होंगे सिर्फ उनकी वैल्यू हम बता सकते हैं। दो तीन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, लेकिन 20 डिग्री की वैल्यू हम नहीं बता सकते जब तक कि हमें दी ना जाए साइन 20 डिग्री की वैल्यू, कोस 20 डिग्री की वैल्यू, और सारी वैल्यू, क्योंकि हर एंगल पर वैल्यू है ना। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में इनफाइनाइट एंगल्स हैं। अब ऑब्वियसली हर एंगल पर हम वैल्यू याद नहीं कर सकते, तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पर हमने वैल्यू याद कर रखी है, और आईआईटी या नीट उन्हीं पर ही सवाल पूछता है। तो 20 डिग्री की टेंशन हमें नहीं लेनी। सर आर की सभी वैल्यू में सेम आंसर आएगा। हाँ, वो मैं बता चुका हूँ। कैन वी टेक जीरो वैल्यू ऑफ 10? क्यों भाई प्रतीक, जीरो क्यों ले लेगा? अपनी मर्जी चल रही है तो फिर सबकी वैल्यू जीरो ले ले। नहीं मनन, 15 डिग्री जो है ना वो बहुत स्पेशल एंगल है। वो 45 माइनस 30 है। 45 के बारे में हम जानते हैं, 30 के बारे में जानते हैं, तो 45 माइनस 30 करके 15 निकाल लेते हैं। लेकिन 20 वो नहीं बन पाता, क्योंकि 20 डिग्री को तो क्या लिखेगा, 30 माइनस 10 लिखेगा। 30 हम जानते हैं, 10 नहीं जानते। 20 को और क्या लिख सकता है, 15 प्लस 5 लिख सकते हैं। 15 जानते हैं लेकिन 5 नहीं जानते। तो 20 डिग्री के बारे में पंगे बहुत सारे हैं। 18 डिग्री हम निकाल लेते हैं, साइन 18 डिग्री में लिख पाऊंगा, रूट 5 माइनस 1/4 होता है। वो कैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि 18 इंटू 5 90 डिग्री है। तो जब तक उन स्टैंडर्ड एंगल्स के साथ किसी ना किसी तरीके से रिलेट नहीं होगा, तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। 36 डिग्री पर निकाल लेते हैं, क्योंकि 36 डिग्री के बारे में स्पेशल क्या है, 180 का पांचवा हिस्सा है, 36 इंटू 5 180 आता है। ये सब बात, चलो इतना हुआ। अब तुम्हारे लिए अच्छी खबर क्या है, ये पूरी प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर तरीका है किसी भी एंगल पर वैल्यू निकालने का। जैसे अगर मान लो कोई तुमसे खड़ा होकर ये पूछ ले, तुम गली में जा रहे थे, तुमसे किसी ने पूछ लिया 10 120 डिग्री निकालो, तो प्रॉपर तरीका तो क्या है, 120 डिग्री की लाइन बनाओ, परपेंडिकुलर गिराओ, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालो, सारी प्रोसेस करो। लेकिन धीरे धीरे ये चीज इवोल्व होती गई, लोगों ने इसके थोड़े छोटे तरीके निकाल दिए। ये जो चीज निकाली है ना, इसको हम विद इन 2 या 3 लाइंस में कर सकते हैं सोल्व। हमें पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और ना ही आज के बाद करेंगे। बस मैंने तुम्हें इसलिए बता दिया कि यहां से चालू हुआ था। आज के बाद ये पूरा प्रोसेस करने की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो छोटा तरीका सीखने के लिए पहले हमें एक दो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, एक दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, फिर हम छोटा तरीका देखेंगे कि कैसे आसानी से इस चीज की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन में नहीं आना। ये तरीका बहुत बड़ा होता है, मैथ्स में भी यूज नहीं करते हैं कभी भी। अब लिखो, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ईच क्वाड्रेंट। अब हम देखना चाहते हैं कि हर क्वाड्रेंट में कैसा क्या काम हो रहा होगा। ये चीज भी ध्यान से समझना भाई। सबसे पहले चेक करो, साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखी थी पीछे अभी थोड़ी देर पहले, y अपॉन आर। कोस थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, x अपॉन आर। टेन थीटा की वैल्यू हमने लिखी थी y अपॉन एक्स। मैं सिर्फ इन तीन के बारे में बात करूंगा। क्यों बात करूंगा वो भी बताऊंगा। कार्टेशियन प्लेन करा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ये देखना चाहते हैं कि साइन, कोस और टेन में से कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करो क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, बताया हुआ है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, लेस देन जीरो यानी नेगेटिव। वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, पॉजिटिव, और आर तो पॉजिटिव है ही, आर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, सदा के लिए पॉजिटिव है। तो सोच के देखो क्या होगा, अगर एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, अगर तुम दो पॉजिटिव नंबर्स का रेशियो लोगे, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा सभी के सभी पॉजिटिव है।
ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। अब सिर्फ इन 3 के बारे में बात करनी है, बाकियों के बारे में अपने आप बात होगी, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव आता है, तो कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा। अगर कोस थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। तो मुझे क्या पता चला, मुझे ये बात पता चली कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 के 6 पॉजिटिव है, मुझे ये बात पता चली। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, और आर तो पॉजिटिव है ही। ये चीजें पढ़कर आते हो ना, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। उम्मीद करता हूं ये नहीं बताने की जरूरत मुझे, ठीक है, इतना काम हुआ। अब देखते हैं साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। अच्छा साइन थीटा क्या है, वाई अपॉन आर, वाई पॉजिटिव है आर पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कोस थीटा की बात करते हैं, कोस थीटा है एक्स अपॉन आर, एक्स नेगेटिव आर पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर बात करते हैं टेन थीटा की, टेन थीटा है वाई अपॉन एक्स, वाई पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव है, पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, ये मत कहना कि एक्स हमेशा नेगेटिव थोड़ा है, यहां पर तो पॉजिटिव है, उस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो वाई पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, मतलब मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव है, और साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेकेंट थीटा अपने आप पॉजिटिव है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव आएगा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होगा। अगर कोस नेगेटिव है तो सीकेंट भी नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव है तो कोट भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर ये लिख रहा हूं साइन थीटा पॉजिटिव, ऑल का मतलब सारे पॉजिटिव थे, साइन थीटा का मतलब सिर्फ साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है तो कोसिकेंट भी क्या होगा, पॉजिटिव। दोबारा फिर बोलो, साइन पॉजिटिव कोसिकेंट पॉजिटिव, कितने बच गए, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए, वो नहीं लिखे ना, जो नहीं लिखे वो अपने आप नेगेटिव है, हम सिर्फ वो लिख रहे हैं जो पॉजिटिव है, ठीक है, याद करने का तरीका है बस। इस क्वाड्रेंट की बात करो, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा, लेकिन आर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, इसका भी लिख लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, आर पॉजिटिव। चेक करो अब क्या होगा, कितना टाइम हो गया, 5-10 मिनट और रुको फिर छोड़ देता हूं बस। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा है एक्स अपॉन आर, सॉरी वाई अपॉन आर, वाई नेगेटिव है आर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब मुझे ये बात पता चली कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या आया था, नेगेटिव आया था, वो इस वजह से आया था। कोस थीटा, कोस थीटा है एक्स अपॉन आर, एक्स नेगेटिव आर पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कितना आएगा, नेगेटिव, टेन थीटा पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव निकला, सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव निकला, बाकी के नेगेटिव है, और टेन थीटा पॉजिटिव है तो कोट थीटा अपने आप पॉजिटिव है, उसको मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम इन साइन कोस टेन को याद करते हैं, बाकी तीनों का अपने आप पता चल जाता है हमें। यहां पर क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ में आई क्या होगा, साइन थीटा नेगेटिव है, कोस थीटा पॉजिटिव है, और टेन थीटा नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव है, कोस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल बनते हैं, एक्यूट एंगल बनते हैं, 9th-10th में हम एक्यूट एंगल ही पढ़कर आए हैं, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आते थे, पॉजिटिव। बाउंड्री पर हम बात नहीं करेंगे, बाउंड्री पर कल बात करेंगे। साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, साइन थीटा पॉजिटिव है तो मतलब बाकी सारे नेगेटिव है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टेन थीटा पॉजिटिव है, और चेक कर लो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, टेन थीटा पॉजिटिव है तो कोट थीटा भी पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल, और बाकी सब नेगेटिव। यहां पर कौन पॉजिटिव है, कोस, कोस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा सेकंड, बाकी सब नेगेटिव। इस तरीके से याद करना होगा, अगर फिर भी दिक्कत आए, पहली बात तो बहुत आसान चीज है, इसको इस तरीके से भी याद करते हैं, एड शुगर टू कॉफी, कुछ भी लिख लो, ये भावनाएं हैं, जल्दी से नोट करो जो लिखा हुआ है। क्रिश हाँ कर सकते हैं, पर वो बहुत अजीब जाता है भाई, उसमें क्यूबिक इक्वेशन बनती है,
बात तेरी बिल्कुल सही है, 60 डिग्री का थर्ड हिस्सा 20 डिग्री है, लेकिन जब उसको प्रूव करने लगते हैं ना तो क्यूबिक इक्वेशन अजीब सी बनती है, उसके रूट नहीं गैस हो पाते, क्योंकि हम 9th-10th में पढ़ते हैं क्यूबिक को सोल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअली है लेकिन 12वीं में भी नहीं पढ़ाते वो, मतलब पीएचडी वगैरह के टाइम पे पढ़ाया जाता है बीएससी एमएससी में। तो क्यूबिक को सोल्व करने का कोई तरीका है नहीं अपने पास, तो हमें रूट गैस करना पड़ेगा और रूट इतने अजीब है कि गैस कर नहीं पाएंगे हम, ये गड़बड़ है। अच्छा भाई सुनो, पहले ही बोल दूं मैं, बाद में भूल जाऊं तो, कल की क्लास सबको अटेंड करनी है मैथ्स की, क्योंकि जरूरी नहीं डाउट क्लास है, हो सकता है मैं ही क्लास ले लूं, क्योंकि टेस्ट भी तो बनाना है, टेस्ट में सवाल भी तो कहीं ना कहीं से डालने पड़ेंगे, तो हो सकता है कल रेगुलर क्लास हो और उसमें टॉपिक आगे हो, तो बाद में ये मत रोना कि हमारा टॉपिक छूट गया, ये हो गया वो हो गया, टेस्ट में हमारे नंबर इस वजह से कम आ गए। डाउट क्लास है तब भी सबको अटेंड करनी है, और रेगुलर क्लास है तब तो अटेंड करनी है।